अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंडर इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस कवर कर ली, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज यानी फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म से होने वाली डिजीज एंड फंगल डिजीज और उनके प्रिवेंटिव जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, साथ में एंटीबायोटिक्स, यहां तक हमने डिटेल में पढ़ लिया है विद ऑल द इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड स्टोरीज। आज हम लास्ट इन्फेक्टिव डिजीज, लास्ट मतलब जो हमारे कोर्स की लास्ट है उसे पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज एड्स। आई एम श्योर आप सबने नाम सुना होगा एड्स, HIV, ऑल दीज टर्म्स। आइए आज हम इस डिजीज को डिस्कस करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सके। नाउ एड्स जो है ये जिस वायरस से होता है, सबसे पहले तो एक वायरल डिजीज है, राइट? दिस इज अ वायरल डिजीज, दैट मीन्स ये एक वायरस कॉज करेगा और वो वायरस हम जानते हैं HIV होता है। सो कॉजेटिव एजेंट इज HIV, राइट? हम अभी इसका फुल फॉर्म लिखेंगे थोड़ी देर में, समझकर फिर हम लिखेंगे। पहले हम इस वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। स्टूडेंट्स ये जो वायरस है, वायरस में हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन कोट होता है। ये एक एनवेलप्ड वायरस है, यानी इसमें प्रोटीन कोट भी होगा और वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है या तो DNA होगा या तो RNA होगा। अब ये जो HIV वायरस है, हम इसको एक चोर की तरह समझेंगे, एक थीफ, एक गैंगस्टर, राइट? बहुत ही खुराफाती चोर, हर चीज उल्टा सोचने वाला। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो भी, सपोज आपको कोई कुछ भी खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, तो आपको क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं, राइट? यू हैव टू गिव कैश। आप गोल्ड नहीं दे सकते हो अपना, आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हो, आपको कैश देना पड़ेगा। गोल्ड प्रॉपर्टी भी दोगे तो वो कन्वर्ट होगी कैश में। तो कैश को आप समझिए प्रोटीन के बराबर। फंक्शन करने के लिए ऐसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कोई भी सेल को किसमें फाइनली कन्वर्ट होना होता है? प्रोटीन में, राइट? नॉर्मली DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। कुल मिला के प्रोटीन जो है वो हमारे कैश के बराबर है, हमारी इनकम के बराबर है, मनी के बराबर है। बट हम बहुत ज्यादा अगर किसी के पास पैसा है तो वो क्या करता है? उस पैसे को संभाल कर रखने के लिए, कैश तो चोरी होने का डर है, तो उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ज्वेलरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही ये जो चोर है HIV नाम का, ये जो थीफ है, इसके पास भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसने उस पैसे को कन्वर्ट किया हुआ है ज्वेलरी में। हमारे सेल की ज्वेलरी क्या है? जेवर क्या है? सबसे कीमती चीज क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बिना कोई सेल रहेगा ही नहीं, वो डिवाइड ही नहीं करेगा, रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो उसी तरह से इसका HIV की ज्वेलरी क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल। नॉर्मली जितने भी चोर हैं वो सब अपना जेनेटिक मटेरियल DNA रखते हैं, पर ये चोर, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, बहुत खुराफाती है, उल्टा सोचने वाला है। तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल DNA ने ना रखकर RNA रखा है, क्योंकि नॉर्मली DNA से RNA बनता है सेंट्रल डॉगमा में, बट ये RNA से DNA बनाएगा। उल्टा है, खुराफात है। तो सबसे पहले इसका जेनेटिक मटेरियल, वो भी इसने और अकल चलाई है, उसको भी इसने एक उसमें नहीं रखा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कभी चोरी हो तो एक ही हो। तो ये एक RNA सिंगल स्ट्रैंडेड, एक और ये भी एक RNA। ये है इसकी ज्वेलरी, इसका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जो दो फिलामेंट्स के रूप में इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब डबल स्ट्रैंडेड नहीं, ये अलग स्ट्रैंड है, ये अलग स्ट्रैंड है। और साथ में इस ज्वेलरी को ये कभी भी मनी में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि इसको जब भी जरूरत पड़ेगी, इसको पैसे की जरूरत है। खरीदना, बेचना, जो भी चीज खरीदनी है तो पैसा ही चाहिए, कैश ही चाहिए, यानी प्रोटीन बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए इसके पास एक चाबी है जिससे कि ये इस ज्वेलरी को कन्वर्ट कर सकता है प्रोटीन में, यानी मनी में। वो ये चाबी है, ये एंजाइम है। इस एंजाइम को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये भी उल्टा है, रिवर्स। क्यों? समझिएगा। आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डॉगमा बॉटनी में, जब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ते हैं, कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, DNA से RNA बनता है
और आरएनए फिर कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, राइट। ये सेंट्रल डॉगमा है, हमेशा ऐसा ही होगा। डीएनए से जो आरएनए बनता है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट। यही फॉलो होता है हमेशा। बट इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? ये डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता है, हमेशा सेंट्रल डॉगमा तो फॉलो होता ही होता है। तो ये पहले अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा, फिर वो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, राइट। ये तो फॉलो होना ही होना है, तभी प्रोटीन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहा है, तो आरएनए से डीएनए बनने को क्या कह देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहां जो एंजाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये चाबी इसने अपने पास रखी हुई है, नहीं तो क्या होगा? इसका आरएनए किसी काम का ही नहीं रह जाएगा अगर वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुआ। वो गोल्ड कोई काम का ही नहीं है, वो ज्वेलरी कोई काम की नहीं है, अगर उसे कैश नहीं मिल सके। कैश से ही तो वो घूमेगा फिरेगा, चीजें खरीदेगा और मजे करेगा। तो दो तो है इसके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फिलामेंट्स या मॉलिक्यूल्स, और दो उनके साथ एक एक अटैच है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और क्योंकि ये बहुत ही कीमती चीज है, उसने इसे तिजोरी में रखा है, और तिजोरी जो है उसमें भी डबल लेयर है। पहली लेयर जो है एक प्रोटीन की बनी हुई है, पहला कोट प्रोटीन कोट जो P24 है, अच्छे मोटे मटेरियल का बनाया हुआ है P24। इसके चारों तरफ उसने एक और कोट लगाया है प्रोटीन का ही, कंपैरेटिवली पतला कोट है P17। P से प्रोटीन, 17 और 21 आप वेट मान लीजिए। सो ये दो प्रोटीन के कोट है। बट इतने में भी क्योंकि चोर है, खुराफाती है, उल्टा सोचने वाला है, ऐसा इंसान कभी भी खुद भी शांति से नहीं बैठ सकता, उसको और डर है, तो उसने इसके चारों तरफ एक कमरा, एक दीवार बना दी है, वो भी डबल लेयर, लाइक दिस। ये लिपिड की बनाई है उसने, लिपिड बाइलेयर, सेल मेम्ब्रेन से जो सिक्रीट होती है, राइट। दिस इज लिपिड बाइलेयर। तो यानी क्या क्या है इसके अंदर, आइए देखिए। ये जो दोनों हैं, टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स, राइट, टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, दो फिलामेंट्स के रूप में प्रेजेंट है। ये जो व्हाइट कलर का है, दिस, ये चाबी, दिस इज एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये भी दो है, दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों एक एक आरएनए के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्या करेंगे? ये इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, फिर उससे एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, फिर प्रोटीन बनेगा। सेंट्रल डॉगमा हैज टू बी ऑलवेज फॉलोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो गए। याद रखना बहुत सिंपल है, आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो उससे जुड़े हुए एंजाइम्स। ये जो दोनों हैं, ये दोनों प्रोटीन कोड्स हैं। दीज आर टू प्रोटीन कोड्स जो तिजोरियां इसने बनाई हैं। इसमें से ये P24 है और ये P17 है, ठीक है। जस्ट इसके चारों तरफ बहुत मोटी है और उसके चारों तरफ थोड़ी पतली है। और ये जो लेयर है डबल लेयर, दिस इज लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ऐसे इसने इसको दो दीवारों के कमरे में बंद कर दिया, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब उसने क्या किया, इस दीवार में जो उसने कमरा बनाया है उसमें जगह जगह कुछ ताले लगा दिए हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई घुस नहीं पाए। इसकी मर्जी होगा तो ही ये चाबी से खोल के अंदर घुसेगा, नहीं तो कोई घुस नहीं पाएगा। ताले भी इसमें कैसे लगाए? डबल, सब काम डबल है। देखो आप, दो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड, दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, दो प्रोटीन के कोट है, डबल लेयर लिपिड है, और जो ताला लगाया है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, वो भी ऐसा ताला है। देखिए ये और ये, ठीक है, इस तरह से ये ताला लगा हुआ है। कुछ ताले मैं और लगा देती हूं। वैसे ये पूरी लिपिड बाइलेयर में लगे हुए हैं, लाइक दिस, डबल, सब जगह है,
चारों तरफ इस कमरे के ताले लग गए हैं, इस दीवार में। अगर आप ध्यान से देखें तो इस ताले का एक पार्ट जो है वो लिपिड बाइलेयर में धंसा हुआ है और एक पार्ट बाहर की तरफ है। ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए, पर इनका वेट अलग अलग है। ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, यानी भारी वाला ताला है, सबसे बाहर सबसे भारी ताला है। और ये जो ताला है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, पर ये थोड़ा हल्का है, 41। ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, तो इसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं। ऑलराइट, ट्रांस मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है। तो एक तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है और एक ग्लाइकोप्रोटीन 41 है, ऐसे दोनों ताले लगा दिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। नाउ व्हाट हैपेंस, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा और ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये एंटर करेगा तो ये अपने दोस्त ढूंढता है, कोई और ऐसे ह्यूमन बॉडी के सेल्स जो इसके साथ मिलके और इसकी खुराफात में मदद करें। तो इसको मदद करने के लिए दो तरीके के सेल्स इसको मिलते हैं। उसकी ट्रिक हमने बनाई है, मैक हेल्प्स HIV। HIV को कौन कौन हेल्प करेगा? मैक हेल्प्स HIV। मैक मतलब मैक्रोफेजेस, हमारे WBC एक तरह के मैक्रोफेजेस। एक तो ये थोड़े खुराफाती, इनमें टेंडेंसी है, खुराफाती तो ये बनाएगा उनको, लेकिन उनके अंदर टेंडेंसी है, जाके ढूंढते हैं ना पर अपने जैसे कौन लोग हैं और फिर उनके साथ दोस्ती करके उनको अपने जैसा बनाते हैं। और दूसरे हेल्पर सेल्स हैं, T हेल्पर सेल्स, जो एक तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, ये भी WBC है। जैसे ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, इन दोनों में इसको कुछ ट्रेट्स अपने जैसे दिखते हैं, यानी कि इसको लगता है कि ये मेरी तरह बन जाएंगे तो ये मेरा नुकसान नहीं करेंगे, ये मेरा जेनेटिक मटेरियल चुराएंगे नहीं, बल्कि इनकी मदद से मैं अपनी ज्वेलरी को और बढ़ा सकता हूं और चोरी कर सकता हूं, इनका भी चोर लूंगा, इन्हें भी अपने जैसा बना दूंगा, मैं इनका भी जेनेटिक मटेरियल मैं ही चुरा लूंगा। क्यों? ये उसने कैसे पहचाना? क्योंकि उसे इन सेल्स के पास अपने ताले से मिलती जुलती चाबी दिखती है। वो चाबी क्या है? वो है CD4 रिसेप्टर्स। ये रहते हैं इन दोनों सेल्स के पास में, जो चाबी की तरह काम करते हैं। राइट, अब आइए हम इसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे बाहर वाला ताला इस चाबी के साथ जुड़ता है। जैसे ही पहला लॉक खुलता है, दूसरा लॉक ऑटोमेटिक खुल जाता है, और जैसे ये लॉक खुल जाता है तिजोरी खुल जाती है, और तिजोरी खुल जाती है तो ज्वेलरी जो है ये इस सेल की ज्वेलरी के साथ, इसके DNA के साथ मर्ज हो जाती है, और फिर कैसे ये अपने जैसे और गैंगस्टर्स में इन्हें कन्वर्ट कर देता है। लेट्स राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ। सबसे पहले अगर हम इस HIV वायरस की बात करें, HIV वायरस, तो ये कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। राइट, RNA में उल्टा सोचता है, उल्टा मींस रेट्रो, सो दिस इज रेट्रो वायरस। ये तो इसका एक नाम हो गया। और बेटर बोलना है, इसमें कितने फिलामेंट्स हैं RNA के? 2 फिलामेंट्स हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के, तो यानी इसे एक और नाम दे सकते हैं, डिप्लॉयड रेट्रोवायरस। ये सब क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट्रोवायरस या डिप्लॉयड रेट्रोवायरस। डिप्लॉयड रेट्रोवायरस मींस RNA तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, बट वो 2 फिलामेंट्स में प्रेजेंट है। देन 2 इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएंगे, 2 प्रोटीन के कोट्स हो जाएंगे, लिपिड बाइलेयर हो जाएगी, और ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे GP120 और GP41। ये सब हम ऑलरेडी डायग्राम में बना चुके हैं, तो अब हम उसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं। नाउ ये वायरस सबसे पहले अटैक करता है, इट अटैक्स CD4 पॉजिटिव सेल्स। CD4 पॉजिटिव सेल्स यानी ऐसे सेल्स जिनके पास CD4 नाम का रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके सरफेस पे। CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस। एक्चुअली स्टूडेंट्स सबसे पहले, और CD4 रिसेप्टर्स के अलावा भी कुछ रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपके लेवल पे नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है, ये HIV वायरस जो है, खुराफाती वायरस, ये सपोज इसका स्ट्रैंडेड DNA है,
ये इसकी प्रोटीन कोट्स हो गए, ये लिपिड बाइलेयर हो गई, ये इसकी ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, राइट। ये जैसे ही बॉडी में एंटर करता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये मैक्रोफेज को अटैक करता है। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेज जो है, सपोज ये मैक्रोफेज है, इसके ऊपर इसको ये चाबी दिखती है CD4 रिसेप्टर की, और जब इसको चाबी दिखती है यानी इसको टेंडेंसी दिखती है कि इसके साथ जाके मैं खुराफात कर सकता हूं, तो ये अपने इस ताले को इस चाबी में फिट कर देता है, राइट। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे। अगेन ये सपोज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये दो प्रोटीन के कोड्स हैं, और ये लिपिड बाइलेयर है। अब हम सारे नहीं बना रहे हैं, ये मैंने एक बनाया, ठीक है, ये इस CD4 के साथ अटैच हो गया। दिस इज CD4 एंड दिस इज GP120। तो सबसे पहले GP120 CD4 रिसेप्टर के साथ किसके, मैक हेल्प करने वाला है, तो मैक्रोफेज के, इसके साथ बाइंड हो जाता है। जैसे ही इसके साथ बाइंड होगा, ये अपना, अब पहले GP120 खुलेगा ताला, जैसे ही ताला खुलेगा GP41 ताला खुलेगा, और यहां पे चैनल बन जाएगा, और उस चैनल के बनते ही ये जो आरएनए मटेरियल है इसका, ये सीधा मैक्रोफेज के अंदर आ जाएगा। और फिर ये मैक्रोफेज के, ये आरएनए अंदर आया, सपोज ये आरएनए आ गया, अब इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ही, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सबसे पहले होस्ट सेल के अंदर, इनसाइड मैक्रोफेज, ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होगा। कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो उसके साथ ही अंदर जा रहा है, आरएनए के साथ ही अटैच्ड है वो। ये क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है, फिर ये एमआरएनए बनाएगा, और फिर ये प्रोटीन्स बनाने लग जाएगा। ये कौन से प्रोटीन है स्टूडेंट्स, इस वायरस के प्रोटीन है। बन कहां रहे हैं, मैक्रोफेजेस के अंदर, होस्ट सेल के अंदर बन रहे हैं। तो मैक्रोफेज के अंदर अब किसका प्रोडक्शन होने लग गया है स्टूडेंट्स, वायरस का, HIV वायरस का प्रोडक्शन होने लग गया है मैक्रोफेज के अंदर, और इस तरह ही अपना नंबर बढ़ाएगा। शुरू में ये मैक्रोफेज को अटेंड करता है, जिसके अंदर इसका नंबर बढ़ रहा है। तो मैक्रोफेज क्या है, HIV की फैक्ट्री है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, सो वी कैन जस्ट राइट दैट macrophages are known as HIV factory, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले HIV वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, इसके CD4 रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके अंदर ट्रांसफर करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा। ये डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ, जो पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, फिर वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट होने के बाद एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनेंगे, और इससे फिर नया वायरस वो फॉर्म कर लेगा। खुद का जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट हो रहा है और खुद का प्रोटीन बना रहा है। इस तरह से नए HIV बनेंगे। तो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज HIV फैक्ट्री। इट इज मैक्रोफेजेस सबसे पहले। फिर ये कुछ ही दिन में, एक्चुअली ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, ये दूसरा शिकार पकड़ेगा अपना, जो T हेल्पर सेल्स हैं, उन पर भी CD4 रिसेप्टर्स हैं। तो अब ये जो इतने सारे HIV वायरस मैक्रोफेजेस के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बाहर निकल के T हेल्पर सेल्स के CD4 रिसेप्टर्स के साथ वही सेम, हमेशा CD4 के साथ कौन ज्वाइन होता है, ये क्वेश्चन आता है, GP120। ये GP120 को फिर जोड़ेगा, और फिर ये T हेल्पर सेल्स के अंदर भी मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे, जिसके कारण T हेल्पर सेल्स जो हैं वो मरने लग जाएंगे, मैक्रोफेजेस मरने लग जाएंगे, उनका नंबर कम होने लग जाएगा। और स्टूडेंट्स, T हेल्पर सेल्स जो हैं, हम इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, आपको एक बेसिक्स पता है, ये T लिम्फोसाइट्स हैं एक तरह के, यही B लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। जब इन्हीं का नंबर कम हो जाएगा तो B लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगे, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा। प्लस मैक्रोफेजेस भी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं,
फैगोसाइटोसिस के लिए, तो हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो रहा है। किसका? हमारा मतलब ह्यूमंस का, इसीलिए इसका नाम अब हम लिखेंगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बना रहा है। सो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कौन से इम्यून सेल्स को अटैक कर रहा है? सबसे पहले मैक्रोफेजेस को और साथ में टी हेल्पर सेल्स को। सबसे पहले मैक्रोफेजेस को, इसलिए फैक्ट्री इसकी एचआईवी फैक्ट्री जो है वो मैक्रोफेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्यों हेल्प करते हैं? कैसे? क्योंकि इनके पास CD4 रिसेप्टर्स है और इन CD4 रिसेप्टर्स की चाबी को एचआईवी का GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 ताला पहचानता है, राइट। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एक्चुअली यहां पर और भी दो प्रोटीन्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, एक प्रोटीएज एक इंटीग्रेज, जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, तो इस तरह से उल्टा सोचता है, खुराफात सोचता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड, सो इट्स अ रेट्रोवायरस, इट्स अ डिप्लॉयड रेट्रोवायरस, it attacks CD4 positive cells, that is macrophages and T helper cells. It binds with CD4 receptors with the help of GP120 glycoprotein. Glycoprotein इसका फुल फॉर्म है, क्वेश्चन आता है। And then macrophages acts as HIV factory plus बॉडी में T helper cells भी कम होते हैं, इम्यूनिटी डेफिशिएंट होती है, इसीलिए इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये तो एक बिल्कुल बेसिक्स है जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, देन वील रीड मोर अबाउट दिस वायरस। नाउ स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ पहले इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं बाकी चीजों की। जैसे मैं यहीं पे लिख देती हूं, जो इसका प्रोटीन कोट है वो P24 और P17 है, तो सबसे मोटी लेयर ज्वेलरी के चारों तरफ है, यानी इसका जो जस्ट जेनेटिक मटेरियल के आसपास का प्रोटीन है यानी P24, वो इसका कैप्सिड फॉर्म कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। फिर एक और कोटिंग है P17 की। देन ग्लाइकोप्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो पेडिकल है, ये डंडी जो है पेडिकल, वो किसका बना हुआ है बताइए? GP41 का। और जो इसका स्पाइक है, जैसे बालों में स्पाइक्स होती है ऊपर की तरफ खड़े हुए, तो ये बाहर निकला हुआ जो पार्ट है GP ग्लाइकोप्रोटीन, जो स्पाइक्स बना रहे हैं, जो बाहर निकले हुए हैं मेम्ब्रेन से, ये तो ट्रांस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है 41 वाला, जो बाहर निकला हुआ है वो GP120 है। यही CD4 रिसेप्टर्स के साथ पहला ताला है जो चाबी के साथ ज्वाइन होता है, राइट। सो नाउ लेट्स सी द मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये जो वायरस है ये मेनली ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। सो सबसे पहले वायरस आया इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कहीं से के भी थ्रू बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। इट एंटर्स इनटू बॉडी, देन उसके बाद ये एंटर होगा मैक्रोफेजेस में। क्या एंटर होता है? वायरस का हमेशा जेनेटिक मटेरियल एंटर होता है, तो क्या एंटर होगा? आरएनए जीनोम जो है, यानी जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है अलोंग विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड प्रोटीज इंटीग्रेज एंजाइम्स, वो आपको नहीं भी याद रहे तो चलेगा। सो जीनोम एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस, इसके अंदर जाकर ये जो आरएनए जीनोम है ये वायरस के डीएनए जीनोम में कन्वर्ट होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो इट गेट्स कन्वर्टेड, इट फॉर्म्स वायरल डीएनए जीनोम। किसकी हेल्प से होगा? आरएनए से डीएनए किसकी हेल्प से बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो इसके साथ ही अंदर एंटर हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। नाउ ये जो वायरल डीएनए है ये अटैच हो जाएगा होस्ट सेल के डीएनए के साथ। सो नाउ वायरल डीएनए
गेट्स इनकॉर्पोरेटेड यानी अटैच हो जाएगा, इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल डीएनए। यहां पर क्या है होस्ट सेल डीएनए, मैक्रोफेज का डीएनए। और अब ये उस होस्ट सेल को डायरेक्ट करेगा जो वायरल डीएनए है कि वो वायरस से रिलेटेड प्रोटीन्स, पहले एमआरएनए और फिर प्रोटीन्स फॉर्म करे। सो इट डायरेक्ट्स होस्ट सेल टू प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। कैसे? ये अब होस्ट सेल जो है वो वायरस का आरएनए फॉर्म करेगा, जेनेटिक मटेरियल, और वायरस के प्रोटीन्स फॉर्म करेगा, और फिर वो दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और नया एचआईवी वायरस, प्रोजेनी डॉटर वायरस बन जाएगा। सो डायरेक्ट्स द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। ये जो प्रोजेनी वायरस है देन दे विल डैमेज होस्ट सेल, दे विल डैमेज द होस्ट सेल, राइट। सबसे पहले ये मैक्रोफेज में एंटर करता है, इसीलिए मैक्रोफेज फेजेस आर नोन एज एचआईवी फैक्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एचआईवी प्रोजेनी वायरसेस हैं ये आसपास के जो टी हेल्पर सेल्स हैं यानी लिम्फोसाइट्स उन्हें अटैक करेंगे। सो नाउ सबसे पहले हमेशा मैक्रोफेज ही इफेक्ट होता है। नाउ प्रोजेनी वायरस, कौन सा? एचआईवी वायरस, दिस विल अटैक जो आसपास के टी हेल्पर सेल्स हैं। इनमें भी क्या है? CD4 रिसेप्टर्स हैं। अगर दोनों में से एक ऑप्शन आए स्टूडेंट्स तो हमें टी हेल्पर सेल्स में लगाना है CD4 रिसेप्टर्स, फिर हम मैक्रोफेज में नहीं लिखेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट टी हेल्पर सेल्स पर है। सो दे विल अटैक, अगेन सेम थिंग विल हैपन, ये अपना आरएनए इंट्रोड्यूस करेंगे, आरएनए जीनोम एंटर्स, फिर वो कन्वर्ट होगा वायरस के डीएनए जीनोम में, सेम वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ। फिर ये इस टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, टी हेल्पर सेल डीएनए, और फिर ये इसे कमांड देगा, डायरेक्ट करेगा, सेम स्टोरी, डायरेक्ट टी हेल्पर सेल्स टू फॉर्म मोर प्रोजेनी वायरस, और फिर ये प्रोजेनी वायरस जो है ये डैमेज कर देंगे टी हेल्पर सेल्स को और बाहर निकल के दूसरे टी हेल्पर सेल्स को अटैक करेंगे। तो ऐसे टी हेल्पर सेल्स अटैक होते जाएंगे, उनका नंबर कम होता जाएगा, मैक्रोफेजेस का नंबर कम होता जाएगा और वायरस का नंबर बढ़ता जाएगा, राइट। सो देयर विल बी, इन दोनों के कारण, दिस एंड दिस, दोनों के ही कारण जो डैमेज हो रहा है उसके कारण से देयर विल बी प्रोग्रेसिव इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्योंकि एक तो टी लिम्फोसाइट्स भी मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मैक्रोफेजेस खत्म हो रहे हैं, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए, प्लस हेल्पर्स टी सेल्स ही बी लिम्फोसाइट्स को कमांड देते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो एंटीबॉडीज भी नहीं बन पाएंगी। एक्चुअली स्टूडेंट्स टी हेल्पर सेल को कमांडर सेल बोलते हैं, कमांडर ही मार दिया आपने तो बाकी जो सैनिक है वो तो बेचारे बैठे ही रह जाएंगे कमांड के लिए, कमांड मिलेगा ही नहीं उनको, सो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसीलिए इसको HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, राइट। और यहां पर हम लिख सकते हैं देन न्यू प्रोजेनी वायरस अफेक्ट्स न्यू टी हेल्पर सेल्स, और फिर वही सेम कहानी, फिर उन्हें डैमेज करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि होस्ट सेल के अंदर क्या जाता है? आरएनए जीनोम यानी आरएनए प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर वायरल डीएनए कैसे बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। और एचआईवी फैक्ट्री किसे कहते हैं? मैक्रोफेजेस को कहते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, शुरू में ये चीज में टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगता है, कितना इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, कब पहला केस डायग्नोज हुआ था, आइए वो सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अब हम एचआईवी के बारे में पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स,
फर्स्ट HIV का जो केस था वो यूएसए में डायग्नोज हुआ था, सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था 1981 में होमोसेक्सुअल्स के बीच में। क्यों होमोसेक्सुअल्स में ये मोर कॉमन है वो भी अभी हम बात करेंगे। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं विच वी मस्ट नो, जिन पे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट HIV केस डिटेक्टेड इन अमेरिका, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1981, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इंडिया में जो पहला केस डिटेक्ट हुआ था वो इसके 5 साल बाद 1986 में डिटेक्ट हुआ था इन इंडिया, और वो चेन्नई में कुछ प्रोस्टिट्यूट्स में डिटेक्ट हुआ था, चेन्नई इन 1986। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्ल्ड में 81 में और 5 साल बाद इंडिया के चेन्नई में 1986 में। नाउ HIV नाम कब दिया गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये नाम कब दिया गया? HIV नेम गिवन इन, ये भी जब इंडिया में डिटेक्ट हुआ तभी नाम दिया गया। जो इनकी इंटरनेशनल कमिटी है जो वायरसेस का नॉमेनक्लेचर करती है, नाम देती है, उसने दिया था HIV नेम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहेंगे इसको, ये बताया था 1986 में। नाउ ये जो वायरस है स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है एड्स कॉज करे, देयर इज अ डिफरेंस। HIV पॉजिटिव होना एक बात है और एड्स होना एक बात है। क्यों? क्योंकि HIV पॉजिटिव का तो ये मतलब है कि HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। उसको एड्स हम तब बोलते हैं जब वो सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दैट मीन्स जो T हेल्पर सेल्स का नंबर है वो बहुत कम हो जाए, इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन हो जाए, लेस देन 200 पर क्यूबिक mm, इतना कम नंबर हो जाए, जो हजारों लाखों में था वो एकदम से डाउन हो जाए, हजारों में जो था वो बिल्कुल हंड्रेड्स में आ जाए, डाउन हो जाए। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन हो गया। तो HIV के कारण एक्चुअली पेशेंट क्यों एड्स के कारण मरता है? क्योंकि अगर फिर उसको हल्का सा भी इंफेक्शन हुआ, उसको सिंपल कफ एंड कोल्ड हुआ, तो भी पता पड़ा इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट फाइट आउट नहीं कर पाएगा एंड द पेशेंट विल डाई। तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी ऐसे इन्फेक्शंस जिनको अपॉर्चुनिटी दिखी बॉडी में। क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या मौका था, क्या अवसर था कि इम्यून सिस्टम जो है वो पूरा डाउन है, तो वो सिंपल सा इन्फेक्शन जिसको नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम फाइट आउट कर देता है, वो भी फाइट आउट नहीं हो पाएगा और वो एग्रावेट हो जाएगा, और इतना एग्रावेट हो जाएगा मल्टीपल इन्फेक्शंस लगकर कि दैट पेशेंट विल इवेंचुअली डाई। राइट? सो पहले हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स, विंडो पीरियड। नाउ व्हाट इज दिस? विंडो पीरियड का मतलब है जब इंफेक्शन हुआ, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन जब बॉडी में वायरस आया तब से लेकर हम उसे क्लिनिकली जब तक डायग्नोस कर पाए, उसके पहले तो उसका डायग्नोसिस भी नहीं बनता है। राइट? सो बिटवीन इंफेक्शन एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसे विंडो पीरियड कहते हैं, और ये होता है अराउंड 1.5 मंथ्स का। दिस इज इंपॉर्टेंट, विंडो पीरियड। इसमें सिम्टम्स भी शो नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं शो करता। देन नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हम जानते हैं, हमने बहुत सारी डिजीजेस का पढ़ा है। इंफेक्शन से लेकर पहला सिम्टम जो आता है, सो दिस इज टाइम बिटवीन इंफेक्शन and appearance of first symptom. Now students, जनरली बुक्स में लिखा रहता है कि 6 महीने से लेकर कुछ सालों तक हो सकता है। So this can be from 6 months up to few years. But एक एवरेज अगर हम बात करें तो करीब 2 साल, 2 years, तब जाकर एड्स के सिम्टम्स आएंगे। इतना इम्यून सिस्टम डाउन हो चुका होगा, ये इतना फैल चुका होगा बॉडी में। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 22 मंथ्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 years. राइट? सो दिस इज सेकेंड। नाउ इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है एड्स का डायग्नोसिस, HIV इंफेक्शन का। 2 है। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, अलाइजा, जिसको हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी में।
enzyme linked immunosorbent assay test. This is screening test. और अगर वो पेशेंट HIV पॉजिटिव आता है तो कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट लगाते हैं. ये भी हमने बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस किया था, वेस्टर्न ब्लॉट. दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एलाइजा पॉजिटिव पेशेंट्स. डायरेक्ट वेस्टर्न ब्लॉट कभी नहीं लगाते हैं, पहले एलाइजा लगाएंगे. अगर एलाइजा पॉजिटिव आया है तो वेस्टर्न ब्लॉट लगाते हैं. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एलाइजा है और कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो वेस्टर्न ब्लॉट है. अगर कोई पेशेंट एलाइजा पॉजिटिव आएगा तभी वेस्टर्न ब्लॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे. आप इसको नोट डाउन करिए. फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे एड्स के बारे में. नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज और हम अच्छे से क्लियर कर देती हूं मैं आपको. ये जो क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब है, यहाँ पे क्लिनिकल लैब डिटेक्शन है. डायग्नोसिस से हमारा मतलब है लैब डिटेक्शन. लेबोरेटरी में हो सकता है पेशेंट को सिम्टम्स 2 साल में आए, 1.5 साल में आए, लेकिन अगर उसके पहले ही, अगर सपोज हमें लगता है कि कोई रिस्क फैक्टर है, कोई बेबी है हु इज बोर्न टू अ मदर एंड मदर वाज HIV पॉजिटिव, ये पता है, तो अगर हम उस बच्चे में, भले ही उस बच्चे में सिम्टम्स नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन 1.5 महीने के बाद अगर हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, एलाइजा टेस्ट करें, तो वो HIV पॉजिटिव शो करेगा. ये मतलब है. डोंट गेट कंफ्यूज. क्लिनिकल डायग्नोसिस से हमारा मतलब है क्लिनिकल लैब डिटेक्शन. कितने टाइम के बाद ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, वो 1.5 महीने है. बाकी सिम्टम्स तो उसको कई महीनों बाद भी आ सकते हैं. राइट नाउ बेसिकली इसमें 2 पॉइंट्स हमें समझने हैं. वन इज ARC. दिस इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स. एक तो इसका फुल फॉर्म आना चाहिए. क्या मतलब है इसका? एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स. मतलब स्टूडेंट्स ये माइल्डर फॉर्म ऑफ एड्स है. माइल्डर फॉर्म यानी इनिशियली जब बहुत ज्यादा मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो जो माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, जैसे बुखार आना, रात को स्वेटिंग होना, नाइट स्वेट्स होना, वेट लॉस होना, जो जनरल सिम्टम्स हैं, हम जिसे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. कंटिन्यूअस फीवर रह रहा है, कोई छोटा सा भी इंफेक्शन हो गया, वी डोंट पे मच अटेंशन. फिर उसका जो फ्लेयर्ड अप रूप आता है, एग्रेवेटेड रूप आता है, दैट इज एड्स. जब टी हेल्पर सेल्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम टोटल कोलैप्स हो जाता है, फिर हल्का सा अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन भी डेथ कॉज कर सकता है. सो दिस इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एंड इट इज माइल्डर फॉर्म ऑफ एड्स. इनिशियल फॉर्म है माइल्डर फॉर्म ऑफ एड्स और इनिशियल फॉर्म ऑफ एड्स. और इसमें सिम्टम्स क्या रहेंगे? लाइक देयर विल बी कांस्टेंट फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, पर ये सब कुछ कम है, माइल्ड फॉर्म में है, वेट लॉस एक्सेट्रा. जनरली अननोटिस चला जाता है. अगर पेशेंट विजिलेंट है, इस टाइम पे टेस्ट कराए, एलाइजा पॉजिटिव आए, वेस्टर्न ब्लॉट पॉजिटिव आए, देन वी विल कम टू नो दैट यस इट विल एग्रेवेट इनटू एड्स. नाउ नेक्स्ट इज एड्स. एड्स का मतलब है एक्वायर्ड, क्योंकि ये बाय बर्थ नहीं. आपको याद है हमने स्किड डिजीज पढ़ी थी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, वो जेनेटिक डिफेक्ट के कारण था, जीन में म्यूटेशन हो गया था. बाय बर्थ इम्यून डेफिशिएंसी थी. यहां पर बाय बर्थ नहीं है, वायरस के अटैक से बर्थ के बाद हम एक्वायर कर रहे हैं. सो दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी. इसका फुल फॉर्म आना चाहिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे मल्टीपल इंफेक्शंस होते हैं, मल्टीपल डिजीजेस होंगी, तो हम उसे सिंड्रोम कहते हैं. सो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसमें क्या हो रहा है? टोटल कोलैप्स हो जाता है. देयर इज टोटल कोलैप्स ऑफ इम्यून सिस्टम. बेसिकली टी हेल्पर सेल्स कमांडर ही खत्म हो जाएगा तो फिर बाकी सेल्स भी काम नहीं करेंगे. तो इसमें यहां तक आते आते जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो लेस देन 200 पर क्यूबिक mm ब्लड बचते हैं, बहुत कम, इससे भी कम हो सकते हैं. सो देयर इज टोटल कोलैप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसके कारण से अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस लग जाएंगे,
and that can lead to death. So it can lead to, we can just write symptoms and death due to opportunistic infections. Opportunistic infections मतलब ऐसे infections जो normally body के लिए harmless होते हैं, जिन्हें immune system fight out कर देता है, but AIDS में fight out नहीं कर पाएगा. जनरली जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उनको ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया कॉमनली एयर में है, वो इनहेल हम करते ही रहते हैं, बट हमारी बॉडी उसको फाइट आउट करती रहती है. सो इसमें देयर विल बी ट्यूबरकुलोसिस. देन साइटोमेगालो वायरस का इंफेक्शन बहुत कॉमन है. देन कुछ फंगल इंफेक्शंस बहुत कॉमन है. देन एक बहुत कॉमन इंफेक्शन है टॉक्सोप्लाज्मोसिस. टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हेपेटाइटिस का इंफेक्शन हो सकता है, हर्पीज का इंफेक्शन हो सकता है, हर्पीज. कैंसर हो सकते हैं जिसमें बहुत कॉमन है कापोसीज सार्कोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कापोसीज सार्कोमा एक्सेट्रा. माइल्ड इंफेक्शन जो थे सार्कोमा, दिस इज अ कैंसर, हम पढ़ेंगे सार्कोमा कैंसर होता है, सो इट्स अ कैंसर, ये पूछते हैं. टॉक्सोप्लाज्मोसिस पे बहुत क्वेश्चन आता है. इट इज एन ऑपर्चुनिस्टिक इंफेक्शन ऑफ एड्स. टीबी बहुत कॉमनली होता है. मॉन्टोक्स टेस्ट पॉजिटिव आता ही आता है. पीसीआर टेस्ट टीबी के लिए पॉजिटिव आता ही आता है अगर वो एड्स वाला पेशेंट है. एचआईवी पॉजिटिव और एड्स बराबर नहीं है. ये भी एचआईवी पॉजिटिव है, एचआईवी तो इसके ब्लड में भी है, बट एड्स नहीं हुआ है, इम्यून सिस्टम टोटल कोलैप्स नहीं हुआ है. सो नॉट ऑल एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स आर एड्स पेशेंट, बट all AIDS patients are HIV positive patients. There is a difference, right? So this is very very important. Opportunistic infections के कारण पेशेंट की डेथ हो सकती है. इसका कोई ट्रीटमेंट परमानेंट क्योर नहीं होता है, उसको भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. प्लीज नोट दिस डाउन. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन से सेल्स को ये अटैक करता है, कैसे इसमें डेथ होती है, एआरसी, एचआईवी पॉजिटिव, एड्स, इनमें क्या डिफरेंस है. एचआईवी पॉजिटिव तो जब से जिस मोमेंट एचआईवी बॉडी में एंटर हुआ है हम एचआईवी पॉजिटिव ही है, जो भी पर्सन है. एआरसी मतलब उसके माइल्ड सिम्टम्स आने लग गए हैं, और एड्स मतलब पूरा इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, अब हमारे पास वापस लौटने का कोई तरीका नहीं है. बट ये बॉडी में एंटर कैसे हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. नाउ कैसे ट्रांसमिट होता है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं और हम जानते भी हैं. एचआईवी ट्रांसमिट होने के मेन 3 तरीके हैं. हम इसे कैसे याद रख सकते हैं. हमने एचआईवी वायरस को क्या पढ़ा था, एक खुराफात चोर पढ़ा था, उल्टा सोचने वाला चोर, गैंगस्टर. गैंगस्टर क्या करता है, क्राइम करता है. मेन ये कितने कैसे क्राइम करता है, 3 तरह के क्राइम्स हो सकते हैं. या तो सेक्सुअल क्राइम होते हैं, रेप्स, या मर्डर्स होते हैं, या अबॉर्शन एक बहुत बड़ा क्राइम है हम याद रखने के लिए. तो 3 ये मेन क्राइम्स हैं. तो सेक्सुअल अब्यूज या रेप्स, यानी कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू. तो पहला मोड हो गया इसका बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, विथ इन्फेक्टेड पर्सन. नाउ स्टूडेंट्स, ये इसमें प्रॉपर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, किसिंग के थ्रू नहीं होगा, ये नॉर्मल हगिंग के थ्रू नहीं होगा. देयर शुड बी प्रॉपर इंटरकोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस वजाइनल से ज्यादा जो एनल इंटरकोर्स है उसमें इसका रिस्क ज्यादा होता है. क्यों? बिकॉज एनस की जो एपिथेलियम होती है वो थिन होती है, वजाइना की काफी थिक होती है. तो वजाइनल एपिथेलियम से कम चांस है कि एचआईवी का वायरस पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर एंटर हो रादर देन एनल सेक्स के थ्रू. इसीलिए जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, जो जिनमें एनल सेक्स इज मोर कॉमन, एनल सेक्स ही होता है, वजाइनल सेक्स पॉसिबल नहीं है, जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनमें ये कॉमनली एड्स इज सीन, राइट. सो बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सेकेंड टाइप का क्राइम क्या है, मर्डर्स. और मर्डर में हम क्या करते हैं, चाकू घोंपते हैं और ब्लड आता है, ब्लीडिंग आती है. सोचने का तरीका, याद रखने का तरीका, यानी अगर हम इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आ जाए, दैट मीन्स किसी का ब्लड चढ़ा रहे हैं जो, तो जिस पर्सन का जो डोनर है अगर वो एचआईवी पॉजिटिव हुआ तो ब्लड के थ्रू वो हमारी बॉडी में आ जाएगा. या ब्लड प्रोडक्ट मतलब हमने होल ब्लड नहीं चढ़ाया, किसी पर्सन को डेंगू हुआ, उसको एडमिट किया, उसको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करने थे,
किसी ने डोनर जो है उसने अपना ब्लड दिया, पता पड़ा डोनर को HIV था और वो डेंगू से तो नहीं मरा बट आगे एड्स से मर गया। बहुत सारी मूवीज भी बनी है इसके ऊपर, राइट। सो बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, इसीलिए स्टूडेंट्स हमेशा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो हमेशा डोनर का ब्लड टेस्ट किया जाता है HIV और हेपेटाइटिस के लिए कॉमनली। सो बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ये सेकेंड तरीका हो गया। मर्डर से हम याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड एक और है, अगर हम नीडल्स जो है वो शेयर करें इन्फेक्टेड पर्सन की, जैसे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो कॉमनली एक ने ड्रग ली, जो इंट्रावीनस IV ड्रग्स लगाते हैं, तो वो दूसरे के ब्लड में चला गया, दिस कैन हैपन। नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज जब पियर्स करेगी तो उसके साथ वायरस आ सकता है क्योंकि उसमें कुछ ब्लड लगा हो सकता है। सो बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, इवन टैटूज जो बनाते हैं, टैटूज या जो दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, अगर उसमें रेजर्स जो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली, वो किसी सपोज उसने किसी बार्बर ने, नाई ने किसी इन्फेक्टेड HIV पर्सन की दाढ़ी बनाई, उसका थोड़ा सा भी ब्लड उस रेजर पे रह गया, और उसने नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की बनाई, उसके भी कट लगा और वो ब्लड उसके अंदर चला गया, देन दैट कैन हैपन, राइट। सो टैटूज हो गए, देन इन्फेक्टेड रेजर्स, इसीलिए हमेशा रेजर, सिरिंजेस, ये सब डिस्पोजेबल ही होना चाहिए। एक पर्सन का आप उसको थ्रो कर दीजिए, यूज अ फ्रेश वन। टैटू पियर्सिंग भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दे मस्ट यूज प्रॉपर प्रिकॉशंस। सो ये दोनों मर्डर ब्लड से रिलेटेड हो गया, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रेप से रिलेटेड हो गया, एंड एबॉर्शन मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी से उसके बच्चे में, फीटस में ट्रांसफर हो सकता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके। सो फ्रॉम मदर टू बेबी, दैट इज टू फीटस। और ये कैसी मदर है? प्रेग्नेंट मदर है। फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू फीटस, दिस कैन बी ट्रांसमिटेड। इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन पूछते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, मां से बच्चे में। सो दिस इज वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। यानी हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से हो गए हैं HIV के लिए? हाई रिस्क फॉर HIV या एड्स कौन कौन? नंबर 1, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं विदाउट यूज ऑफ कॉन्डोम्स, विच इज इसीलिए कॉमनली प्रोस्टिट्यूट्स में बहुत कॉमन होता है ये, तो रिस्क है। सेकेंड, अगर उस इंसान को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, रेगुलर उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, हाई चांसेस हैं कि कभी मिस हो जाए और HIV पॉजिटिव ब्लड उनको ट्रांसफ्यूज हो जाए। देन नीडल शेयरिंग, मतलब जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो बहुत हाई रिस्क है। डेफिनेटली HIV पॉजिटिव मदर के जो बच्चे हैं 25 to 33% चांस होता है कि वो ट्रांसफर हो जाए। तो हाई रिस्क कौन कौन है? वी कैन जस्ट राइट मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जिनके हैं, so this should be avoided, condoms should be used, right, not use of condoms, then it's a high risk because it is a sexually transmitted disease, हमने पढ़ा है। then drug addicts क्योंकि वो needles वगैरह शेयर करते हैं, and then persons requiring repeated blood transfusions, कोई ऐसी डिजीज है जिसके कारण उन्हें बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जैसे थैलेसीमिया का एक एग्जाम्पल दिया, ये सब हाई रिस्क है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, HIV इज नॉट स्प्रेड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि HIV को लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इसके लिए गवर्नमेंट का एड भी आता है कि छूने से HIV वायरस नहीं फैलता, सिर्फ प्यार फैलता है। इसका मतलब ये सिंपल टचिंग से, HIV पॉजिटिव इंसान की चीजें यूज करने से, किसिंग से, हग करने से, मॉस्किटो बाइट से, इन सब से HIV स्प्रेड नहीं होता। HIV स्प्रेड होता है बेसिकली बाय ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स मतलब सीमन, वजाइनल सिक्रीशन,
vaginal secretions, etc. Right? It is not spread through or by kissing, क्योंकि हमारे सलाइवा में ऐसे लाइजोजाइम बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स होते हैं जो इसे किल कर देते हैं। देन मॉस्किटो बाइट से भी नहीं फैलता। क्यों स्टूडेंट्स? उसके दो कारण है। एक तो ये कि मॉस्किटो के अंदर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है, तो अगर HIV वायरस मॉस्किटो के अंदर पहुंच भी गया तो वो उसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरा, मॉस्किटो जब बाइट करता है तो उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, दिस इज ओनली फॉर योर इंटरेस्ट, एग्जाम में नहीं पूछने वाले, तो उसके माउथ पार्ट्स में दो पाइप्स होते हैं। एक से तो वो ह्यूमन का ब्लड सक करता है और दूसरे से वो अपना सलाइवा उसको बाइट करता है, सलाइवा को इंजेक्ट करता है। तो अगर उसमें कोई इंफेक्टेड पर्सन का ब्लड लिया भी है तो वो अपना सलाइवा दूसरे में डालता है, तो वो जो ब्लड लिया है वो CD4 रिसेप्टर सेल्स नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है उसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर, तो वो सलाइवा के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है। मॉस्किटो बाइट से कभी भी HIV नहीं फैलता है। देन हगिंग से नहीं फैलता, गले लगाने से। देन टच से नहीं फैलता है, उसकी चीजें यूज करने से नहीं फैलता है, यानी फोमाइट बॉन्ड नहीं होता है। यूजिंग यूटेंसिल्स और आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, इनसे भी ये नहीं फैलता है। सो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ये सिर्फ प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या नीडल्स वगैरह शेयर करने से या फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द बेबी ही फैलता है। बाकी से नॉर्मल छूने से, हक करने से, उनके पास बैठने से, उनके कपड़े, उनकी चीजें यूज करने से ये डज नॉट गेट स्प्रेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। कई मूवीज बनी है, आपने देखा होगा, एक शिल्पा शेट्टी की मूवी आई थी जिसमें उसको जॉब से निकाल देते हैं व्हेन शी वाज डायग्नोज्ड HIV पॉजिटिव। सो देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ऑन द पेशेंट because of these taboos, because of these myths. So it is very important to know that it does not get spread by mere touch or mere hugging or using the objects or being in close contact with the person. Only these are the methods by which it can be spread. Now let's see the treatment part. ट्रीटमेंट जो है स्टूडेंट्स, इसका परमानेंट क्योर नहीं है। एड्स के पेशेंट की डेथ को कोई नहीं रोक सकता, इट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, बट हाँ उसकी जिंदगी के कुछ साल बढ़ा सकते हैं। सो नॉट परमानेंटली क्योरेबल, नॉट परमानेंटली क्योरेबल, परमानेंट क्योर तो है ही नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स डेथ can't be prevented. तो फिर हम क्या कर सकते हैं मेडिसिन से? कैन ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ पर्सन, सिर्फ उसकी जिंदगी के कुछ दिन बढ़ा सकते हैं। डेथ तो होगी ही होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। सो ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ बहुत सारे तरह की ड्रग्स हैं अब अवेलेबल, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इसका, क्यों नहीं है मैं भी आपको बताती हूँ। बहुत सारी ड्रग्स है, आपको उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, वो आप लोग MBBS में पढ़ेंगे। आपके लेवल पे आपको जो पता होना चाहिए, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आती है। एंटी रेट्रोवायरल मतलब जो रेट्रोवायरस के अगेंस्ट ड्रग्स हैं। रेट्रोवायरस में क्या होता है, RNA से पहले DNA बनता है, फिर वो DNA से दोबारा RNA और प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, दे ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ RNA इनटू DNA। RNA से DNA जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप है उसे ब्लॉक करने में हेल्प करती है। सो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज करते हैं, सेम इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, दे कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। इसमें से मोस्ट कॉमन ड्रग जो यूज करते हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस है, दैट इज जिडोविडीन। ये नाम आपको एक याद होना चाहिए, जिडोविडीन और AZT, दैट इज एजिटोमिब
एजिथ्रोथाइमिडीन, ये दो वर्ड्स आपको रटे होने चाहिए, ज़िडोविडीन और AZT. दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एड्स पेशेंट. ड्रग ऑफ चॉइस, ये क्वेश्चन पूछते हैं. बाकी और भी ड्रग्स आ गए हैं अब, बट दे आर नॉट यूज्ड. HIV जो है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके कोर्स में नहीं है. जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट आई एम टेलिंग. इसका वैक्सीन अभी तक नहीं बनाया गया है. उसका कारण ये है कि ये अपना जो इसका जो एंटीजन है, एंटीजन मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन जो सबसे बाहर निकला हुआ है, यानी GP120, उस एंटीजन को बहुत कॉमनली, बहुत फास्ट बदलता रहता है. हाईएस्ट रेट है इसकी उसे बदलने की, जिस कारण से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको पकड़ ही नहीं पाता, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी नहीं पाती हैं. इसीलिए अभी तक वैक्सीन इसके लिए फॉर्म नहीं हुआ है. दूसरा, बॉडी एंटीबॉडीज और क्यों नहीं बना पाती? क्योंकि ये जो GP120 होता है ये मास्क्ड रहता है. जब इसको मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल्स, जब ये उसके कांटेक्ट में आता है, CD4 रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में, तो जितनी देर के लिए ये अपना GP120 उसके साथ अटैच करता है और वो चैनल खुलता है जिसके थ्रू RNA बॉडी में माइक्रोफेज या टी हेल्पर सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो, सिर्फ उतनी ही देर के लिए वो GP122 अनमास्क्ड है. तभी तक केवल इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज फॉर्म कर सकता है, जो कि बहुत कम देर के लिए होता है. तो बहुत कम एंटीबॉडीज बन पाती है, फिर वो मास्क हो जाता है, राइट. और फिर वो मल्टीप्लाई कहां हो रहा है? अंदर हो रहा है, मैक्रोफेज के अंदर, टी हेल्पर सेल्स के अंदर और बन रहे हैं. तो बहुत कम देर के लिए ये अपना एंटीजेनिक साइट को एक्सपोज करता है. इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रिकॉग्नाइज करता है और बहुत कम एंटीबॉडीज बन पाती हैं, इसीलिए वो फाइट आउट नहीं कर पाता. साथ में टी हेल्पर सेल्स लगातार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वैसे ही एंटीबॉडीज बनना बॉडी में कम होती जाती हैं, ना के बराबर हो जाती हैं, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स ही बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज बनाने देते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट HIV एंड एड्स. HIV तो वायरस का नाम है और जो डिजीज होती है वो एड्स है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड है ये, इम्यूनोडेफिशिएंसी इसमें होती है. अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस के कारण इसमें डेथ होती है. नाउ स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन करिए, देन वी ऐड वन मोर पॉइंट अबाउट दिस. नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग. इसका एक डायग्राम भी बना हुआ है आपके NCERT में, जिसमें उन्होंने बताया है कि वायरल जीनोम है, वो नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद में वो अपना RNA अंदर भेजेगा, RNA से DNA बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, DNA फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा, फिर इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द DNA ऑफ द होस्ट सेल. फिर वहां से वायरल RNA बनने लग जाएगा उस DNA से. होस्ट सेल का DNA जिसके अंदर वायरस का DNA जुड़ चुका है, वो वायरस का RNA बनाएगा, जिससे वायरस के प्रोटीन्स बनेंगे और वायरस न्यू प्रोजेनी वायरसेस बन जाएंगे, जो फिर उस सेल से बाहर आके नए सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे. ये डायग्राम आपके NCERT में बना हुआ है, जिसे आप लोगों को बनाना है, बिकॉज दैट कैन कम इन द एग्जाम. उसकी थ्योरी जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, वो हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. वो केवल उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, विच यू शुड नो. और यहां पर स्टूडेंट एक चीज और, दिस इज नॉट एजिथ्रो, दिस इज एजिडोथाइमिडीन, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा. So with this we have completed all the important infectious disease, the common bacterial, viral, protozoal, helminthic, fungal and AIDS, which is also a viral disease. Now next class में हम start करेंगे एक non-infectious disease, that is cancer, and then we'll talk about the immunity system of the human body. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.